हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आर के वर्मा आज इकोनॉमिक्स के क्लास में दो विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आया हूं। और इकोनॉमिक्स में दोनों टॉपिक्स एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। दो टॉपिक्स है भारत में आर्थिक सुधार। पहला टॉपिक्स है भारत में आर्थिक सुधार, और दूसरा टॉपिक्स है आर्थिक नियोजन। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो आप इसे ध्यान से पढ़िए। पहला विषय जो है भारत में आर्थिक सुधार का है। मैं इस पे कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। 1991 के पहले भारत में आर्थिक परिक्षेत्र में जो गतिविधियाँ थी वो आज के परिवेश के बिल्कुल अलग थी। आज का परिवेश भारत का ग्लोबलाइजेशन का है, लिबरलाइजेशन का है, और 1991 के पहले हमारी व्यवस्थाएं ये नहीं थी। 1991 के पहले भारत की जो व्यवस्थाएं थी उसमें भारत का जो निर्यात था, भारत का जो आयात था, वो बहुत ही सीमित मात्रा में था। हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग कुछ ऐसी थी, भारत में रूल रेगुलेशंस कुछ ऐसे थे जिससे भारत के निर्यात बहुत तेज़ी से विकसित नहीं हो रहे थे। नरसिम्हा राव की सरकार आई 1991 में, और हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह गवर्नर थे उस समय। नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह के सहयोग से कुछ विशेष आर्थिक नीतियों को परिवर्तन करते हुए 1991 में भारत की आर्थिक व्यवस्था में मूलचूल परिवर्तन किया, और 1991 के बाद भारत की आर्थिक नीतियाँ बिल्कुल ही बदल गई। तो आज जो भारत का आर्थिक परिक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ा हुआ दिख रहा है, उसमें मनमोहन सिंह का काफ़ी योगदान है, और नरसिम्हा राव जी जो भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर भारत के थे उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण विषय जो एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग है प्रश्न पूछे जाते हैं। पीसीएस में और अन्य एग्जाम में भी प्रश्न आया था कि भारत में उदारीकरण की व्यवस्था को कब लागू किया गया था, और या उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ऐसे भी प्रश्न आया था। तो उत्तर था उसमें नरसिम्हा राव और 1991। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। पहला जो टॉपिक है भारत में आर्थिक सुधार का, उस पर देखिए क्या है। उसमें नोट्स मैं लिखते जा रहा हूँ, उसको आप लोग नोट करते जाइए। भारत में आर्थिक सुधार 1991 से अर्थव्यवस्था 1991 से अर्थव्यवस्था में कुशलता, उत्पादकता एवं प्रतियोगिता की शक्ति के स्तरों में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से लिया गया था। कहने का मतलब है भारत में आर्थिक सुधार का जो प्रायोजन हुआ था वो 1991 से अर्थव्यवस्था में कुशलता, उत्पादकता एवं प्रतियोगिता की शक्ति के स्तरों में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से लिया गया था। एक कदम क्यों उठाया गया था? क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में कुशलता, उत्पादकता और प्रतियोगिता को झेलने का सामर्थ्य नहीं था। हम विश्व स्तर पे अपने आर्थिक स्तरों में सुधार नहीं कर पा रहे थे। ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट में भारत पिछड़ा हुआ था, और उसका कारण यह था कि भारत की जो नीतियाँ थीं
वह अंतर्राष्ट्रीय परिवेश को शूट नहीं करते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पिछड़ा हुआ इसलिए था क्योंकि उसकी जो नीतियाँ थी वो ट्रेडिशनल थी और उसमें बहुत ही कठोर नीतियों को अडॉप्ट किया गया था। इस नाते विश्व परिवेश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में सक्षम नहीं था और उस व्यवस्था को तोड़ना भारत की मजबूरी थी। और भारत के विकास के दृष्टिकोण से यह नीति लाई गई 1991 में, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नीति लाई गई नरसिम्हा राव द्वारा वो लिबरेशन पॉलिसी की थी। आगे हम चर्चा करेंगे इस पर। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत के दृष्टिकोण से कुशलता, उत्पादकता और प्रतियोगिता की शक्ति के स्तरों में वृद्धि करना हमारा मूल उद्देश्य था। किसके लिए? भारत में आर्थिक सुधार 1991 के लिए। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एक टॉपिक इसमें है। नेक्स्ट टॉपिक नोट करिए। भारत में आर्थिक सुधारों के लिए तीन प्रक्रिया अपनाई गई। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तीन प्रक्रिया अपनाई गई। महत्वपूर्ण टॉपिक पहला उदारीकरण, दूसरा निजीकरण, तीसरा है वैश्वीकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इससे परीक्षा में प्रश्न आता ही आता है, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स। भारत में आर्थिक सुधारों के लिए 3 प्रक्रिया अपनाई गई 1991 में। ये तीनों पॉइंट्स को भारत ने अडॉप्ट किया अपने अर्थव्यवस्था में। पहला है उदारीकरण, इसे कहते हैं लिबरलाइजेशन पॉलिसी, इसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी, इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण लिबरलाइजेशन पॉलिसी, निजीकरण प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी एंड वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी। अब पहला जो कंसेप्ट है उदारीकरण, उसका मतलब क्या हुआ? लिबरलाइजेशन। कहने का मतलब है इसका, उदारीकरण का जो कंसेप्ट है एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, वो ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो रूल और रेगुलेशन की नीतियाँ थी वो बहुत ही कठोर थी, बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। विदेशी व्यापारी या विदेश के लोग भारत में व्यापार करने आते तो थे, लेकिन वह व्यापार कर नहीं पाते थे। उसका कारण क्या था? कठोर नीतियों का होना। तो ये 1991 में इसमें सुधार किया गया, आर्थिक नीतियों को में सुधार किया गया और आर्थिक नीतियों को बहुत ही लिबरल बनाया गया। मतलब भारत, मान लीजिए भारत का परिक्षेत्र है, तो पहले मैक्सिमम जो भारत में जो प्रोडक्शन होता था वह भारत में ही होता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसमें ज़्यादा सहयोग मिलता नहीं था। उसका कारण ये था कि भारत की नीतियाँ क्या थी? कठोर थी। इस नाते विदेश के लोग विदेशी टेक्निक भारत में आ नहीं पाते थे और हमको सहयोग नहीं दे पाते थे, हमारे वहाँ प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाते थे। तो इसलिए 1991 में ये नीतियों लाए गए, इस नीतियों को लाया गया, लिबरलाइजेशन पॉलिसी को लाया गया और विदेशियों के लिए भारत के दरवाजे को खोल दिया गया। मतलब कहने का कि अपनी नीतियों में हमने मौलिक परिवर्तन किया और उस नीतियों को सॉफ्ट कर दिया। क्लियर? उस नीतियों को हम सॉफ्ट किए, इसी को कहते हैं उदारीकरण। निजीकरण का मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर मैंने बताया था, गुड्स 2 प्रकार के होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था
गुड्स, टू टाइप गुड्स। पहला है सोशल गुड्स, दूसरा है प्राइवेट गुड्स। इसको कहते हैं सामाजिक वस्तु, क्या कहते हैं? सामाजिक वस्तु। इसे कहते हैं निजी वस्तु। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। इसे सामाजिक या सार्वजनिक दोनों कहते हैं। प्रश्न इससे आता है सार्वजनिक वस्तु या सामाजिक वस्तु, इसे सोशल गुड्स कहते हैं। प्राइवेट गुड्स, इसे निजी वस्तु कहते हैं। एज एग्जाम्पल, जैसे मैंने स्कूल का एग्जाम्पल दिया था, मार्केट में, समाज में गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, प्राइवेट कॉलेज भी हैं। एयरलाइंस में प्राइवेट एयरलाइंस है, गवर्नमेंट एयरलाइंस है। खनिज तेल में रिलायंस है, हिंदुस्तान है। विभिन्न सेक्टर्स में भारत की जो नीति है वही मिक्स की है। इस पर भी चर्चा हुई थी। मिक्स पॉलिसी हमारी है, मिश्रित नीति है। और मिश्रित नीति का मतलब होता है सोशल और प्राइवेट गुड्स, सोशल सेक्टर प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वेशन। यही मिश्रित इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो भारत की चूंकि मिक्स्ड इकोनॉमी है, और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो प्लानिंग होता है, पॉलिसी होता है, वो सोशल सेक्टर में मैक्सिमम होता है। प्लानिंग का कंसेप्ट ही सोशल सेक्टर का होता है, प्राइवेट में प्लानिंग का ज़्यादा मतलब होता नहीं है। तो प्लानिंग जहां आएगा वो सोशल सेक्टर से ही उसका मतलब होगा। भारत की जो व्यवस्था है या भारत का जो आंतरिक संरचना है पॉलिटिकल या आर्थिक, उसमें मैक्सिमम रोल गवर्नमेंट का रहा है। निजी सेक्टर का विकास बहुत तेज़ी से भारत में नहीं हुआ है। उसका कारण रहा है भारत में आज़ादी के बाद भारत के नीतियों के द्वारा विदेशियों का न आना, भारत में व्यापार करने के लिए न आ पाना, या प्राइवेटाइजेशन को गिराया है। हमारी सरकार यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करते रही और सार्वजनिक नीतियों के द्वारा ही यहाँ के लोगों का संचालन किया उसने। इस नाते प्राइवेट सेक्टर पिछड़ गया हमारा। चूँकि विश्व स्तर पे जो विकसित देश है उनका जो जीडीपी में योगदान प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा है, इसलिए भारत सरकार भी सोचा कि क्यों ना हम प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दें। और इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने निजीकरण की नीति लाई कि जो हमारा सोशल सेक्टर है, जो सार्वजनिक क्षेत्र है, उसमें भी प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वेशन हम करेंगे, सहयोग लेंगे और उसका निजीकरण करेंगे। तो यह निजीकरण की जो व्यवस्था है वह आर्थिक गतिविधियों को तेज चलाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उसमें सुधार हो, मूलचूल सुधार हो, इसके लिए हमने इस नीति को लाया और इसका बेहतर रिजल्ट पाया है। तीसरा है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का कंसेप्ट क्या है? ग्लोबलाइजेशन। मतलब हमारा जो आर्थिक क्षेत्र है भारत का, इसका जो व्यापारिक क्षेत्र था वो बहुत ही सीमित था। भारत का व्यापार अपने भारतीयों के लिए था। हमने वैश्वीकरण के माध्यम से विश्व को एकल बाजार में कन्वर्ट कर दिया और भारत के बाजार को विश्व स्तर पर फैला दिया। मतलब भारतीय बाजार आज वैश्विक बाजार बन गया है। यह इसका उद्देश्य क्या था कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की दिशा और दशा को बदलें, भारत के आर्थिक गतिविधि को विश्व तक पहुंचाएं, भारत के निर्यात को बढ़ाएं और भुगतान संतुलन के कंसेप्ट को सुधारें। इसके नाते मैंने वैश्वीकरण की नीति लाई। तो दोस्तों, यह 2-3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदारीकरण की नीति, निजीकरण की नीति और वैश्वीकरण की नीति, जो 1991 में लाया गया था और यह नरसिम्हा राव सरकार द्वारा लाया गया था। इसके प्रणेता थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो गवर्नर थे उस समय आरबीआई के। उनके नीतियों के कारण भारत आज वैश्विक मंच पे अपना परचम लहरा रहा है। क्लियर? तो इसका मैं नोट्स भी दे देता हूँ तीनों पॉलिसीज का, क्योंकि एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, इसलिए इसको भी ध्यान से देख लें। निजी उदारीकरण किसे कहते हैं? उदारीकरण लिबरलाइजेशन। उदारीकरण का मतलब क्या होता है? व्यापार, उद्योग को अवांछित सरकारी नियंत्रणों एवं पाबंदियों से मुक्त करना।
ठीक है, इसका डिफिनीशन हो गया एक तरह से उदारीकरण का। लिबरेशन पॉलिसी का उद्देश्य क्या था कि भारत में भारतीय व्यापार उद्योग को अवांछित सरकारी नियंत्रणों एवं पाबंदियों से मुक्त करना। भारत का जो ट्रेडिशनल ट्रैक था, ट्रेडिशनल रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, जो अवांछित सरकारी नियंत्रण थे, उससे मुक्त हो गया भारतीय अर्थव्यवस्था। और इस पॉलिसी को लाने के बाद जो भी भारत के विकास में रोड़ा थे, जो रोड़ा लगाने वाली व्यवस्था थी, उन सभी व्यवस्थाओं को हटा के फेंक दिया गया और भारत को मुक्त कर दिया गया अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपने आप को स्थापित करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है निजीकरण। नेक्स्ट टॉपिक निजीकरण है। निजीकरण वह प्रक्रिया है निजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें निजी क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों के सार्वजनिक या सामाजिक या सोशल सार्वजनिक निजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें निजी क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व एवं नियंत्रण में भाग लेने की अनुमति क्लियर? निजीकरण का मतलब क्या है? निजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें निजी क्षेत्रों को, जो प्राइवेट सेक्टर हैं, चूंकि 1991 के पहले गवर्नमेंट सेक्टर हावी थी, सोशल सेक्टर हावी था, और उसका कारण था कि भारत की जो व्यवस्था थी पहले, उसमें भारतीय लोगों को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करना चाहती थी, उनको स्वतंत्र नहीं छोड़ती थी, उनको विश्वास नहीं था कि भारतीय अपने दम पे कुछ करेंगे। जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरा विश्व प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहा था, प्राइवेट सेक्टर के साथ चल रहा था, उसमें इंडिया की व्यवस्था भी सोची कि हम क्यों ना निजीकरण को खोल दें और सार्वजनिक क्षेत्र की जो नीतियां थी, जैसे निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व एवं नियंत्रण में भाग लेने की अनुमति दे दी गई। किस चीज़ को? प्राइवेट सेक्टर को। तो निजीकरण के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के नीतियों में भी निजी नीतियां हावी होने लगी। ऐसे समझिए, सार्वजनिक नीतियां पे निजी नीतियां हावी होने लगी और निजी प्राइवेट सेक्टर सार्वजनिक सेक्टर पे हावी होने लगा। व्यक्ति का व्यक्तित्व, अपना उसका पर्सनालिटी का स्तर दिखने लगा। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने पर्सनालिटी, अपने योग्यता के अनुसार, योग्यता के आधार पे आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है। इस नीति को अपनाया गया। क्लियर हो गया होगा? आगे देखते हैं। हो गया निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें वैश्वीकरण का। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण इसे कहते हैं या अंतर्राष्ट्रीयकरण। अंतर्राष्ट्रीयकरण या भूमंडलीयकरण, कुछ भी कहिए। वैश्वीकरण
इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि इसका निर्माण विश्व शब्द से हुआ है। तो वैश्वीकरण का मतलब होता है वैश्विक स्तर पे, विश्व स्तर पे, ठीक है। इसका इंग्लिश होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोब माने भी विश्व ही होता है। वैश्वीकरण क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पूरा विश्व एकल बाजार बन गया। ठीक है। तो वैश्वीकरण का मतलब पूरे विश्व को एकल बाजार बनाना था। पहले भारत ये था, अन्य देश थे अगल बगल, दूर भी बहुत सारे देश थे, सभी देश अलग अलग काम करते थे। इसका कनेक्शन भारत के साथ बहुत कम था। तो वैश्वीकरण की नीतियाँ क्या कर दी? पूरे बाजार को एकल बाजार में कन्वर्ट कर दिया। मतलब आज आप देखते होंगे, स्वयं भी अनुभव करते होंगे कि आज आपको एक मोबाइल खरीदना है तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी कीमत का निर्धारण करते हैं। उसके क्वालिटी एंड उसके प्राइस को आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार देखते हैं। आप अगर किसी अपने शहर में मोबाइल ले रहे हैं, छोटे से शहर में हैं, तभी आप नेट पर सर्च करते हैं और आप जानते भी हैं कि ये मोबाइल कहाँ का प्रोडक्टिव है, चाइना का है, जापान का है, ताइवान का है या इंडिया का है, आपको सब पता है। आपको ये भी पता है कि चाइना में इसका रेट, ताइवान में इसका रेट, जापान में इसका रेट, भारत में इसका रेट क्या है। आपको ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट में आपको फ़ायदा हुआ है। कहने का मतलब आज पूरा विश्व एक हो गया है। चाहे प्रोडक्शन कहीं का भी हो, उसका कस्टमर भारत में मैक्सिमम, मैंने पहले ही बताया था कि भारत की तरफ आज लोगों का ध्यान है। उसका मूल कारण है कि भारत में मांग है। तो ये 3 बेसिक कंसेप्ट थे। वैश्वीकरण का कंसेप्ट था ये